हेलो नमस्कार वीरेंद्र हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, मानदेय को लेकर और ई अटेंडेंस को लेकर शासन प्रशासन का क्या कहना है और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आगे शासन की ओर से क्या नीति बनाई जा रही है और अतिथि शिक्षकों को एकजुट होकर कौन सी बात शासन के सामने रखनी चाहिए जो अतिथि शिक्षकों की बातें शासन मान सके और अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा कर सके, इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर और नियमितीकरण की मांग को लेकर और नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों को क्या कहना और आगे भविष्य में क्या योजना बनाई जा रही है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें अपडेट पाने के लिए रविकांत गुप्ता जी ने स्पष्ट किया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर जो शासन से बात कर रही है, जो आगे बात करने वाले हैं वो रविकांत गुप्ता जी बता रहे हैं। वीडियो में बने रहें। रिजल्ट जारी हुआ जिनके वर्गों में चयन हुए हैं, जिन अतिथि शिक्षकों को, उनको भी उनके भविष्य को लेकर, आगामी भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। किसी को भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई चलती रहती है, मेहनत हम करते रहते हैं और कभी सफल कभी असफल होते रहते हैं। साथियों, हम लोगों को के साथ में सरकार ने बहुत छल किए हैं, काफी समस्याएं हैं, मैं सब मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग भी रहे हैं। मैंने पहले के वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि सरकार हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हमारे कुछ स्वार्थी किस्म के नेता थे जो पहले उन्होंने लिया नहीं, और अब जब सरकार के पास देने के लिए बचा नहीं और हम जहां कुछ पहले एक सीमित संख्या में थे, आज हमारी संख्या लगभग पूरे प्रदेश में लाखों लाख क्या 2 से 3 लाख पार कर चुकी है। मतलब रजिस्टर्ड जो है अभी 3.0 में, उनके अलावा लगभग ये मान चलिए कि 3.0 में 30 से 40 हजार ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो कार्य कर चुके हैं, लेकिन 3.0 में वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। साथियों, आज इन बातों को लेकर के मैं लगातार चर्चा कर रहा था, अधिकारियों से भी हमने संपर्क किया है किस प्रकार से हमारा और आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए, किस प्रकार से सरकार से हमें बात रखनी चाहिए। तो सबसे पहला तो एक चीज हमें और आपको अब यह समझना होगा, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में सरकार प्राइवेटीकरण के चरम तरीके से स्कूलों का कर रही है। जहां पहले प्राथमिक शिक्षक में पूरे इंडिया में 17 लाख पद खाली थे, वर्तमान में लगभग वो पद घट के 12 लाख हो चुके हैं। छात्रों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, आप सब लोग देख ही रहे हैं स्कूलों में। साथ में ही पदों की संख्या भी सरकार कम कर रही है। अब मेरा ये पर्सनल विचार है और ये सब बातों को लेकर के मैंने कई अधिकारियों से भी चर्चा किया था कि सरकार क्या हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किस बेस से विचार कर सकती है। कुछ लोगों का लगातार कहना है कि हमारे पद को सुरक्षित कर दिया जाए, 12 माह का सेवा काल हमें मिल जाए। सरकार के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। सरकार हर वो कार्य कर सकती है। एक उन्हें कैबिनेट में अध्यादेश लेके आना है कि जितने भी कार्य कर रहे हैं या बाहर हो गए हैं, जितने भी पद रिक्त हैं, उन पदों पर इनको हम नियमित कर रहे हैं और सरकार हमें आराम से नियमित कर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार को चाहिए वोट बैंक। सरकार का वोट बैंक है यूथ, और हम हैं 3 लाख, और जो बेरोजगार युवा है उनकी संख्या लाखों में है। सरकार को चाहिए पैसा, जो फॉर्म के माध्यम से 5,000 की पोस्ट निकाल के लाखों के भीड़ फॉर्म भरती है, तो डबल परीक्षाएं हो गई। पहले प्री में पैसा दो, फिर मेन परीक्षा पैसा दो। सरकार ने पहले कहा था कि हम प्री में पैसा लेंगे और मेंस में कुल 100 रुपए लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने धीरे से उसको प्री और मेंस के एग्जाम के फीस सेम कर दिए। मतलब यह है कि सरकार वहां से पैसे भी कमा रही है। अब हम वोट बैंक हैं, तो मैं ये बता दूं आप लोगों को 80% से अधिक अतिथि शिक्षक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप ये सर्च कर लो, सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब हम बीजेपी को चुनाव अकेले हरा नहीं सकते, ये भी एक सच्चाई है, आप ये अच्छे से जानते हैं। और अगर ठान लें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों ने हार स्वीकार कर ली है। हर स्थिति में हम लोग सरकार के सामने झुके हैं। दूसरी चीज, सरकार डरती किससे है? अपनी बदनामी से या चुनाव से। चुनाव है नहीं और हमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग मिलकर सरकार को घुटने में डालें। क्योंकि अभी जो आंदोलन हुआ उसमें भी शिक्षा मंत्री से जो बुलवाया गया था, वो भी हाथ पांव जोड़ के कि भैया आप बोल दो, नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, हमने लोगों को बुलाया है कि आप हमारे मंच पे आ रहे हो, और वो आए नहीं। और जिनके माध्यम से इनका सौदा हुआ था उनके माध्यम से उन्होंने उनसे बुलवा लिया। अब वर्तमान में जितने भी संगठन हैं, जो भी लोग हैं, वो अन्य के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। कोई आजाद की ओर चला गया, आजाद जो अध्यापक संवर्ग है, भरत पटेल जी, उनके साथ चला गया। कोई जगदीश यादव की ओर चला गया, तो कोई छत्रवीर सिंह राठौर की ओर चला गया। छत्रवीर सिंह राठौर जी वाकई में है वो सरकार से
जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से जरूर हमें कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन जगदीश यादव जी और भरत पटेल जी, इन लोगों से मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ दो मुहिम बातें करते हैं। मैं भी कल से उनके फेसबुक में पोस्ट देख रहा था जगदीश यादव जी का, कि हमने आयुक्त मैडम से मिलकर आज अच्छी शिक्षकों के संतरित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, जबकि मैं वहीं खड़ा था, मेरे सामने वो मिलके गए, फोटो खींच के गए, और उन्होंने अतिथि शिक्षक शब्द का नाम तक नहीं लिया। शायद उन्हें उन्होंने मुझे पहचाना नहीं होगा, या पहचाना भी होगा, ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनने अतिथि शिक्षक शब्द का नाम तक नहीं लिया, और जाके फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे कि हमने इनके लिए मैडम से बात की है, जो कि सरासर झूठ है। उसी प्रकार भी कटनी का एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है कि भरत पटेल जी ने अतिथि शिक्षकों के शिक्षा मंत्री से बात की। तो मैं आपको बता दूं कि पहले वो खुद के लिए खुद की मांगे पूरी करवाते रहे, खुद की राजनीति सही कर ले, फिर हमारे लिए लड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी इन पे भरोसा नहीं है। क्योंकि भरत पटेल जी को मैं 2016 से जानता हूँ, जबलपुर से जुड़े थे वो हम लोगों से, तब भी कुछ नहीं करवा पाए। जगदीश यादव जी को तो मैं बहुत दिन से नहीं जानता, लेकिन अभी 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ लगातार कि हमारा एक संगठन के संपर्क में है, आंदोलन में हमारे मंच में बैठे थे, और अक्सर फेसबुक में हमारे लिए पोस्ट करते रहते हैं कि हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि जमीनी हकीकत यही है कि उन्होंने एक शब्द में, तो उसे मैंने देख लिया कि एक शब्द उनके मुंह से हमारे लिए निकला नहीं है। अब हमें बात कर रहा था नियमितीकरण का रास्ता क्या है। देखिए, जो किसी भी प्रदेश में पद होते हैं, आप जो भी जानकार लोग हैं, जो आप सब शिक्षक हो लगभग जानकार लोग हैं, और कुछ फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं जो कि नहीं हम तो नियमित हमको करना चाहिए, 62 वर्ष की नौकरी हमें क्यों नहीं मिल सकती जिस पद पे हम कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो जो फॉरेन आउट हमारे साथी बाहर हुए हैं वो कैसे अंदर आए, इसका विचार होना चाहिए संगठनों को। अगर अब विचार नहीं किया तो अभी वर्ग 2 का रिजल्ट आया है, लगभग जो साथी हमारे लग गए तो ठीक है, जो बाहर के लोग आएंगे 50% पे, उसमें भी अच्छी शिक्षक फॉलन आउट होगा। अभी प्रमोशन होना है, उसमें फॉलन आउट होगा, पद खत्म हो रहे हैं, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, उसमें फॉलन आउट आएंगे। तो हम किसके लिए पद स्थायी करवाएं। दूसरी बात, पद स्थायी की बात हम इसलिए नहीं कर सकते कि जो अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होती है वो भर्ती के पदों पर, प्रमोशन के पदों पर, अनुकंपा नियुक्ति की, मतलब आप सब अच्छे जानते हैं कि उसमें जो भी किसी भी गवर्नमेंट के पास पद होते हैं, किसी भी राज्य में पद होते हैं, उसमें 50% पद किसी भी विभाग का हो प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति के लिए रखे जाते हैं, और 50% पद जो होते हैं वो भर्ती के लिए होते हैं। अब 50% पदों पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारे आरक्षण होते हैं, बैकलॉग के पद होते हैं, और उसमें सरकार को विचार करना होता है। अब हमारी नियमितीकरण की बात रही, तो सरकार के माध्यम से अगर हम कहेंगे 100% पदों पर हमें नियमित कर दो, कभी संभव नहीं है। उन्होंने जो ये आरक्षण दिया ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, वो भी अब सरकार अपना वापस ले ले। हमें यार जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए फायदेमंद है, सरकार उसको जारी रखना चाहती है तो। लेकिन नियमितीकरण का रास्ता, अगर जो भी संगठन, हमारी बात भी, मैं एज संगठन के पदाधिकारी नहीं, एज एक कॉमन अतिथि शिक्षक के रूप में बात कर रहा हूं, और मैंने इस संबंध में कई अधिकारियों से भी चर्चा की डीपीआई में, जिसमें कई अधिकारियों ने कहा कि इस बात को लेकर अगर आप सरकार को घेरोगे, इस बात को लेकर अगर आप अधिकारियों से चर्चा करोगे, निश्चित तौर पर यह बात सरकार आपकी मान सकती है। तो क्या है वो रणनीति? उसके लिए रणनीति ये होनी चाहिए सरकार से एक, अब क्योंकि पहले संभव था कि इतनी अतिथि शिक्षक सब नियमित हो सकते थे 2018 तक, लेकिन उस टाइम पे हमने लिया नहीं। हम लोगों को तो बस नियमित बिल्कुल कलेक्टर बनना था, जो चाहे योग हो चाहे योग ना हो। उस टाइम पे भी हमने अनुभव की बात की थी, तो लोग क्या कहते हैं, हम तो योग्यता रखते हैं, अनुभव की बात ही नहीं है हमारे पास, तो ये अनुभव क्या होता है, सब बातें खत्म हो गई। और अभी भी हमारे और आपके बीच में वही चल रहा है। तो नियमित होने का रास्ता केवल इतना है, सरकार के सामने एक शर्त रखी जाए या एक बात रखी जाए, सर हम मध्य प्रदेश में इतने लोग हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, और उसमें से अभी भी मध्य प्रदेश सरकार के पास लगभग 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, क्योंकि 1,33,000 पदों पर हम लोग खुद काम कर रहे हैं। डीपीआई में 83,000 भर्ती हो चुकी है। आप सोच सकते हो कि 83,000 पदों पर भर्ती हो गई है, 5,000 पद डीपीआई ने गायब कर दिए, 15,000 पदों पर पोस्ट नहीं डली, रिक्वेस्ट नहीं डली, क्योंकि अभी वर्तमान में डीपीआई की ओर से बहुत सारे सह अकादमिक पदों को खोला गया है, पीटीआई, म्यूजिक, अन्य पदों को खोला गया है, लैब के पद हैं। तो इन सब के लिए, सब जितने भी पद हैं मध्य प्रदेश में, उसका 25% पद आप सरकार से मांगो। उसमें एक क्राइटेरिया सेट करके, इससे मतलब नहीं है कि हम काम कर रहे हैं कि हम बाहर हैं, एक सरकार एक क्राइटेरिया बना दे, इस क्राइटेरिया वालों को हम इतने 25% पदों पर विभागीय परीक्षा लेके जो भी मापदंड वो तैयार करें, उस मापदंड के अनुसार हम गुजरने को तैयार हैं, और उसी 25% पदों पर हमें विभागीय परीक्षा लेके जिस प्रकार से सरकार चाहे उसमें समाहित कर दी जाए। हर 3 वर्ष बाद यही सिस्टम अपनाए, और जो उस क्राइटेरिया को पूर्ण करता जाए, उस क्राइटेरिया को में आता जाए, उसकी परीक्षा लेकर सरकार हमें अंदर करती जाए। और ये शायद सरकार भी इसमें विचार कर सकती है। और अगर हम आप सोचेंगे नहीं हमको तो 72 वर्ष की नौकरी चाहिए और जितने हम लग गए स्कूल में सबको नियमित कर दो, ये किसी भी हालत में संभव नहीं है, या आप कुछ भी कर लो। अभी कुछ लोगों को लगेगा हम सरकार की वकालत कर रहे हैं, तो आप लोग खुद विचार करिए कि किस प्रकार से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना बातें फेसबुक और व्हाट्सएप पे नहीं होती, उतनी बातें फिजिकल रूप से होती हैं, बैठ के होती हैं।
लेकिन आजकल क्या होगा, जब से ऑनलाइन क्या आया कि कोई बैठ के बात करना नहीं चाहता, और बैठ कर बात भी करना चाहता है कोई तो बस पिछली बातों को लेकर के गाना गाता रहता है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम वर्तमान में हमें क्या करना है, किसी के पास कोई रणनीति नहीं है। आप किसी भी अध्यक्ष को उठा के पूछ लो भाई आपकी रणनीति क्या है, कोई रणनीति नहीं है। क्योंकि जब सरकार के पास आप बात करने पहुंचते हो तो कोई मुद्दा आपके पास नहीं होता, बस सर हमें नियमित कर दो, हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हम 20 साल से काम कर रहे हैं और बच्चे भूखे मर रहे हैं, और यही करके हम लोग हर बार वापस घर आ जाते हैं। जब सरकार से वार्ता हो, अधिकारियों से वार्ता हो, तो आप एक मुद्दा होना चाहिए, आपका ही प्रश्न और आपका ही जवाब कि सर हम इस नियम के अनुसार हमें हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, संभव है, पहले भी आपने किया है, तो जो भी आप मापदंड रखें उस मापदंड को जो तय करे उस व्यक्ति का वो 25% जो पद हैं पूरे मध्य प्रदेश में खाली, उन पदों पर आप समाहित कर दीजिए। बाकी आपने रक्षा भर्ती में दिया हुआ है, और जो हर 3 वर्ष में ये होना चाहिए जो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करे, जो भी 2 साल 5 साल 10 साल जो सरकार करे या जिसमें सहमति बने, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके लगभग सबकी का पद सुरक्षित हो सकता है। अब जो इसमें सवाल उठता है जो डीएड बीएड नहीं है, तो जो सह अकादमिक पद होते हैं उन पदों पर ना तो डीएड की आवश्यकता है ना बीएड की आवश्यकता है, और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग सह अकादमिक कोर्स के पद ही 15 से 20 हजार पद खाली है। लैब में कोई डीएड बीएड नहीं चाहिए, पीटीआई में पीटीआई कोर्स होता है, म्यूजिक में म्यूजिक का कोर्स होता है, और भी बहुत सारे अकादमिक कोर्स गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए हैं। कई प्रकार के कोर्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है। अब नॉर्मल कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी डीएड बीएड नहीं कर पाए, लेकिन लगभग ये मान लीजिए कि पूरे प्रदेश में लगभग अब 90% अतिथि शिक्षक डीएड बीएड करके योग्यता से परिपूर्ण है। रही बात परीक्षा की, तो सरकार जो मापदंड तैयार करे उस पर हम तैयार है। जो भी एक लीगल अनुभवी लोगों को रखने का प्रयास करे, जो भी अनुभव की मांग करे 3 साल 5 साल 7 साल, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। जो भी उस क्राइटेरिया को पार करता जाए वो विभागीय परीक्षा देकर के अंदर होता चला जाए, और सरकार इस पे विचार कर सकती है, निश्चित तौर पे विचार कर सकती है। अभी आरटीई के नियमानुसार स्कूलें जो बंद हो रही हैं, आप लोग उसकी भी शिकायत कर सकते हो, पर दिक्कत तो यही है ना कि हम पे पड़ी नहीं तो हम क्यों करें, जिस पे पड़ रही है वो करे। आज पूरे प्रदेश में स्कूलें बंद हो रही हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही, कारण ये है कि हम क्यों करें, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए, लड़ना सबको पड़ेगा। सरकार से बात आप करो तो मुद्दे पे बात करो, और बाकी अगर आप बात करने अगर प्रयास कर रहे हो कि हम तो नहीं, हमको तो 100% पदों पर नियमितीकरण चाहिए, हमको तो बस जहां हम लग गए हैं हमको बस जिंदगी भर के लिए उसी में नौकरी करने दे सरकार, तो ये किसी भी हालत में किसी प्रकार से आप खुद अगर जो बेरोजगार लड़के होंगे आप उनकी जगह पे खुद जाओगे, जो जो लड़के नए लगे हैं अभी गेस्ट में उनसे खुद सवाल करो, वो खुद विरोध करते थे कि अरे नहीं अतिथियों के लिए ऐसा कैसे सरकार कर सकती है, और अब वो अतिथि बनने के लिए मरे जा रहे हैं। तो ये रियलिटी पहले भी थी और अभी भी है। दूसरा, मानदेय भुगतान के लिए भी मैडम ने बोल दिया है कि हम मानदेय भुगतान करवाएंगे, लेकिन मानदेय भुगतान कब करवाएंगे, जब संकुल प्रचार या स्कूल का प्रचार एक आवेदन लिख के आयुक्त के नाम पे देगा और साथ में अटेंडेंस रजिस्टर की फोटो उसमें पिक करके और आयुक्त के पास पहुंचेगी, तो हम उन पदों पर उस आईडी के लिए स्पष्ट तौर पे अटेंडेंस फिल करने का रास्ता खोल देंगे, किस कारण से वो ये अटेंडेंस नहीं लगा पाया। तो आप लोगों को जिसके भी एक मीटिंग रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति का पीडीएफ मुझे भेजोगे मैं निकाल नहीं पाऊंगा, आप एक मीटिंग रखिए जिलों में, और जो आपके जिलाध्यक्ष संबंधित जिलाध्यक्ष हैं वो प्रत्येक संकुलों से डेटा कलेक्ट करके लाके मेरे पास जमा कर दे। मैं तो चाहता हूँ कि इतनी मोटी गड्डी हो जाए और आयुक्त के पास पहुंचे, लो साहब ये लोग इतने लोग हैं और इनने ये अटेंडेंस नहीं लगाई, आपके तकनीकी समस्या है या अन्य कारण से, इसलिए आप सितंबर तक का मानदेय भुगतान करवा दो, आगे से हम ये अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार है। और सरकार ने हर जगह कहती है, शिक्षा मंत्री हर जगह कहते हैं कि अभी तो ये अटेंडेंस जो है वो हम अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं, अभी तो वो ट्रायल पर है, लेकिन अतिथियों के ऊपर से लाद दिया गया है। जिनके रिक्त पद नहीं खुल पाए हैं, पहले से रिक्त पद था, उनके जो सेटअप में अगर पद है तो आप संकुल प्रचार से या स्कूल के प्रचार से लिखवा के आयुक्त नाम में पत्र भेज देंगे, वो आपका पद खुल जाएगा। स्कोर कार्ड जिनके अब नहीं बन पाए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जल्दी उनका रजिस्ट्रेशन होने के लिए दोबारा ऑप्शन डीपीआई खोलने वाली है। महापंचायत की आदेश की अगर हम बात करते हैं तो 2 ही महापंचायत के आदेश बचे हैं, आपकी एक विभागीय परीक्षा और दूसरी आपकी बोनस अंक। और सरकार विभागीय परीक्षा पर विचार कर सकती है और बोनस अंक पर भी विचार कर सकती है, पर क्योंकि कोई ध्यान नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार से कोई बात करना चाह ही नहीं रहा है। तो उम्मीद है कि आपके जो भी संबंधित पदाधिकारी होंगे, जो भी हमारे साथी हैं, वरिष्ठ कार्य साथी हैं, वो सब इन बातों पर विचार करेंगे और जल्दी एक संगोष्ठी, अतिथि शिक्षकों की संगोष्ठी भोपाल या किसी भी जिले में बुला करके इन बातों पर विचार करके एक गहन चिंतन करके नियम के लिए सरकार से मांग